तो जय हिंद दोस्तों, मैं विक्की वर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे इस आज की क्लास के अंदर। आज फिजिकल एजुकेशन जिसका कोड है 373 का आज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैराथन रूप में लेके आ गया हूं, जिसमें आपका फुल सिलेबस कवर हो रहा है एंड जो भी आपके प्रीवियस ईयर से आपका जो रिपीटेड क्वेश्चन था उसको भी इसमें आपका कवर किया गया है। तो ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है आज की आपके लिए जिनके पास फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट। तो हम जो क्वेश्चन है वो बोथ मीडियम में पढ़ने वाले, हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में, दोनों के लिए मैंने यहाँ पे नोट्स ओपन भी कर दिया और इसकी पीडीएफ की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो बिना टाइम खराब किए करते हैं हम इस वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, राइट 2 पॉइंट्स ऑन कोर वैल्यू ऑफ ओलंपिक। अब ये ओलंपिक जो है, ओलंपिक्स, उसके आपके मूल्य को बताना है। क्या होता है ओलंपिक का मूल्य? सबसे पहले अब मैं बताऊं, अगर कोई आपका ओलंपिक करवाया जाए, कोई भी आपका खेल करवाया जाता है, तो उस खेल का कारण क्या होता है, क्या रीजन होता है? तो सिंपल सा ओलंपिक का मतलब होता है कि पूरे देश जो होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपना जो प्रदर्शन होता है उसके अंदर दिखा पाते हैं, मतलब अपने देश को रिप्रेजेंट कर पाते हैं उसके अंदर। जैसे इंडिया है, जो प्लेयर्स होते हैं वो जाके वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, दुनिया भर में जो है इंडिया का नाम रोशन हो जाए। ऐसे ही सभी जो होते हैं कंट्री अपने अपने जो होते हैं प्लेयर को भेजते हैं ताकि वो उस जगह पे आपके क्या कर सके, अपने आप को प्रदर्शित कर सके। सेकंड क्या होता है आपका, इंकरेज करना। मतलब इसके अंदर क्या किया जाता है, एनकरेज किया जाता है एक्सीलेंस को, मतलब जो ज्यादा से ज्यादा बेस्ट कर सके, जो सबसे बेस्ट करता है उसको एनकरेज करने के लिए ट्रॉफी वगैरह, उनकी प्रशंसा की जाती है, इन चीजों को दिया जाता है। ताकि आप सोचो, आप किसी चीज को, काम को कर रहे हो, अगर उसके बदले आपको कुछ ऐसी चीजें मिले जिससे आप प्रशंसित हो जाओ, है ना, मतलब खुश हो जाओ, और आपको एक गिफ्ट रूप में कुछ मिल जाता है, आप खुश हो जाओगे ना, हो गए ना। इसी रूप में यहाँ पे क्या किया जाता है, एनकरेज किया जाता है एक्सीलेंस को, और एक्सीलेंस के रूप में उन्हें दिया भी जाता है। अभी बहुत सारे ओलंपिक जीते गए थे, है ना, मेडल्स भी दिए गए थे, उनके बारे में आप जानते हो। तो ये सारे पॉइंट्स आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, बट मैंने आपको क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। आपका कॉमन कॉम्पिटिशन ऑफ द कॉमन वर्ल्ड, ठीक है, एक कॉमन कॉम्पिटिशन होता है पूरे वर्ल्ड के अंदर और एनकरेज किया जाता है एक्सीलेंस को, ठीक है, उत्कृष्टता की प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, मंत्र जप के 2 प्रभाव बताइए, मतलब इंपैक्ट ऑफ मंत्र चैंटिंग। अब ये क्या होता है, आप जानो कि आप किसी चीज को, अगर मंत्र को आप जाप कर रहे हो तो इसका मतलब जाप करना, ओम करके आप जाप करते हो, इसका मतलब क्या होता है कि आपको क्या कह जाती है, एक पीस एंड स्टेबिलिटी मिलती है, मीन शांति मिलती है। आप अभी जाप करके देखो, मेडिटेशन करते हो तो उस टाइम पे आपको इतनी ज्यादा शांति मिलती है जो पूरे दिन में आपको शांति नहीं मिलेगी, वो शांति का अनुभव आप कर पाते हो, है ना, एक चीज कर पाते हो। तो ये आपकी शांति और आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए आपकी क्या काम करती है, मंत्र जाप आपका काम करता है। हेल्थ के लिए भी बेनिफिट होता है, कहा जाता है मेडिटेशन, भैया हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी की बात की जाए, है ना, या फिर आप किसी की भी बात करो जो मेडिटेशन करते हैं, अपने आप से हेल्थ इशू खत्म हो जाते हैं। सबसे बड़ी चीज जो होती है आपकी स्टमक, जो भी बीमारी होती है यहीं से स्टार्ट होती है। मेडिटेशन हो गया, आपकी हेल्थ इशू हो गए, उसे खत्म कर लो, अपने आप से स्टमक से सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे 2 चीज आती है, एक मेंटल पीस एंड स्टेबिलिटी को आप सुधार सकते हो, एक बेनिफिट जो है वो हेल्थ इशू भी आपके खत्म हो जाती है, किसकी वजह से, मंत्र जाप की वजह से। एक्सप्लेनेशन इसके अंदर आपकी दी हुई है, तो एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो कि मानसिक स्थिति जो होती है, आपकी मेंटल जो स्ट्रेंथ होती है उसे भी खत्म कर सकते हो, और जो भैया दिन भर का स्ट्रेस होता है ना, अरे इधर की टेंशन उधर की टेंशन, सारी टेंशन आप इसमें खत्म कर सकते हो, है ना। एक कोई भी तनाव, जैसा भी तनाव हो, कुछ भी, आप फीलिंग्स को बढ़ा सकते हो, फीलिंग वक्त गई है ना, कोई भी काम आप कर सकते हो इजीली तरीके से। देन आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्या है आपका, गिव 2 पॉइंट ऑन एनी 2 एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। सामाजिकरण के किन्हीं 2 एजेंटों के नाम बताइए। अब सामाजिकरण, आप समझो कि आप अभी बच्चे हो, और बच्चे जो होते हैं, एज आप कोई एक ऐसे इंसान को देखो जो घर में ही रहता है, बाहर नहीं निकलता, तो उसकी डेवलपमेंट जो होती है ना, आपकी माइंड की डेवलपमेंट, वो नहीं देखोगे, उसे कभी एक सोशल व्यक्ति के बीच में खड़ा कर दो, मतलब सोशल के बीच में, सोशल मीन्स आपकी सोसाइटी के बीच में, तब क्या देखोगे ना, सब बोल रहे होंगे, वो इंसान बिल्कुल चुप बैठा होगा, क्योंकि वो सोशलाइज हुआ ही नहीं आज तक। सोशलाइज करने का सबसे बड़ा तरीका होता है स्कूल के अंदर क्या करना चाहिए, जो एक्स्ट्रा कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि जो बच्चे हैं उनके मस्तिष्क का जो है ना, या फिर मेंटल जो है, मेंटलिटी जो होती है, उनकी विकास होना स्टार्ट हो जाता है, डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है। सबसे पहला ये काम करता है। सेकंड काम क्या करता है कि आप अगर किसी चीज के पास जाओ, अगर आप किसी चीज पे डिबेट करते हो, है ना, मास्क कैफे की बात करते हैं, मास्क कैफे जिसे हम कहते हैं, ये सामाजिक स्थल पे जाओ, डिबेट करो, है ना, बातें करो, कोई आप कंपटीशन करो, ऐसी चीजें जो होती है ना, समुदाय में एकता को बढ़ाती है।
कॉर्पोरेशन कम्युनिटी यूनिटी को बढ़ाती है, ठीक है, यूनिटी को बढ़ाती है जो कॉर्पोरेशन करती है। तो ये सभी चीजें आपको क्या करती है, सोशलाइज करती है, मीन्स आपको सामाजिकरण करती है। आप सिंपल सी लैंग्वेज में समझो ना, आप सामाजिकरण कैसे हुआ, आप अगर किसी चीज से बोल पा रहे हो इजीली तरीके से विदाउट फियर किसी के सामने बोल पा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप अपने फियर को पहले आपने भगाया है, तब जाके आप फियरनेस हुए, वरना आपको तो फियर बहुत होगा। किसी एक बंदे को देखो जिसको सामने खड़ा कर दो दो जनों के बीच में बोलने के लिए, हालांकि पैर कांप जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो आज तक सोशलाइज नहीं हुआ। बोला जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। स्कूल सबसे बड़ी, क्योंकि ये हमें बहुत अच्छी चीजें देता है। और उसके बाद कॉलेज जो होता है वो तो सभी बच्चों को बोलना सिखा देता है। क्वेश्चन पे आते हैं अब हम कि लिस्ट 4 पॉइंट ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्ति की अवधारणा पर 4 बिंदु की सूची बनाइए। अब व्यक्ति की अवधारणा की बात की गई है, लाइक आपकी सोसाइटी में या आपका जो स्वभाव है, मतलब आपका कैसे बोलते हो, आपके अंदर सेल्फिनेस है कि नहीं। बोला जाता है ना कि भैया ये बड़ा सेल्फिश बंदा है, ये ऐसा है, कैसे आपने पता किया? तो ये व्यक्ति की अवधारणा ही है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। कैसे आप किसी चीज की, किसी बंदे की पर्सनैलिटी को बता सकते हो कि ये बंदा ऐसा होगा, ऐसा करेगा, ये करेगा। इसके 4 पॉइंट आपको यहाँ पे बताए गए हैं। 4 पॉइंट क्वेश्चन ने पूछा था। आप एक उसके नेचुरलनेस को, स्वाभाविकता से बता सकते हो कि किसी कारण को, कोई भी एक इंस्टेंट वर्क कर रहे हो, कोई भी चीज, वो अचानक से गुस्सा तो नहीं हो जाता, अचानक से बिल्कुल खुश तो नहीं हो जाता, मतलब हमेशा गुस्सैल तो नहीं रहता। उसके स्वभाव को बताता है। पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। व्यक्ति उनके स्वाभाविक गुणों और विशेषताओं को परिचित करता है, ठीक है। स्वभाव को बताता है, गुस्सैल तो नहीं है, ये चीज नहीं है। बोलता जाता है ना भैया ये टीचर बड़ा गुस्सैल है, क्यों? क्योंकि वो हमेशा गुस्सा जैसा रहता है, उसकी नाक पे हमेशा गुस्सा चढ़ा रहता है, ठीक है। ऐसा कोई आपकी नजर में तो नहीं है? कमेंट करके बताना, ठीक है। एंड देन इसके बाद आता है विचारशीलता। उसकी विचार जो होती है हमेशा ऐसे तो नहीं होती। देखो कभी होता है ना कि एक मैंने एग्जांपल दूं, डेली लाइफ में क्या होता है ना कि खाना खाते टाइम लोग पानी बहुत पीते हैं, उसको कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, खीरा, आपने सुना होगा। उसको ले लो, उसको खाओ, खाना खाते टाइम उसे खाओ, आपकी जो वाटर की जो नीड है ना वो खत्म हो जाती है। तो उस चीज को हमने, एक बंदे ने कहा, तो मैंने बोला अरे भैया ये बोलते टाइम साइंस का यूज कर रहा है, मतलब ये साइंटिफिक चीजों का तरीका को यूज करता है, मतलब बोलते टाइम भी साइंटिफिक चीज। तो कई चीजें होती है आपकी जो विचारशीलता को बताती है, मतलब इसके विचार किस तरीके के हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, किस तरीके से, वो उसके बोलने से ही पता चल जाता है। लाइक एक बंदा जो है वो हमेशा बोलते टाइम अब्यूज करता है, तो आप क्या कहोगे, वो ये बंदा भैया गंदा है, हमेशा इसकी बातों में अब्यूज रहती है, गालियां देता है ना। कुछ बातें, कोई ऐसा बंदा जो बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है, आप जानते होंगे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर के नाम यूट्यूब पे बहुत जने देखते होंगे, है ना। तो आप क्या देखोगे कि वो मोटिवेशनल स्पीकर जब आप देख रहे हो, जिनको भी देख रहे हो, तो वो आपका क्या कर रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर आपको मोटिवेट करके दे रहे हैं, आपको बिल्कुल मोटिवेट कर दे रहे हैं, है ना। मतलब उनके विचारों को आप सुन रहे हो एंड सुनने के बाद उसे क्या कर रहे हो, आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, है ना। तो उनकी विचारों को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, मतलब वो विचार अच्छे। तो विचारशीलता से भी आप पता कर सकते हो कि बंदा अच्छा है खराब। आत्मसमर्पण की बात आती है कि आप डेडिकेट कितने हो अपने काम को लेके, किसी चीज को लेके, किसी ने कोई आपको वर्क दिया उसको लेके, मम्मी ने आपको काम दिया, आप टाले जा रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो डेडिकेशन से भी आपका पता चलता है काम के प्रति। आप कोई एम्प्लॉय है आपके उसमें और वो काम कर ही नहीं रहा, आप जितना भी बोले जा रहे हो, जितना भी बोले हो, काम नहीं कर रहा, बस करे जा रहा है, तो उससे आप उसके डेडिकेशन को पता कर सकते हो और अगले ही महीने उसको निकालने की प्लान भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये व्यक्तित्व के लक्ष्य को, ठीक है, लक्ष्य जो होता है उसकी प्राप्ति के लिए संकल्पित और प्रतिबद्ध होने की भावना को प्रकट कर, ठीक है, कि किस तरीके से वो आपका काम को संभालेगा या आपके लिए वो डेडिकेटेड है। आत्मसमझ मतलब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, कोई चीज पढ़ के किसी चीज को पढ़ा देना। लाइक कहा जाए कि कोई चीज मैंने आपको दिया, आप कितने अच्छे से उसे समझे और किसी को आपने कितने अच्छे से उस चीज को समझाया, यही आत्मसमझ होता है। अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग रहनी जरूरी है, दो जनों के बीच में भी और सभी के बीच में भी। घर में भी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी तो आप अपने आप में ही लड़ाई करते रहोगे, अपने घर में ही अपने ब्रदर से हो गया, किसी से भी लड़ाई करने लग जाओ, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है उन दोनों के बीच में। अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। तो ये 4 पॉइंट जो है वो होनी बहुत जरूरी है किसी भी दो बंदों के बीच के, ठीक है। देन इसके बाद आते हैं हम किस पे, कार्बोहाइड्रेट पे। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है भैया, साइंटिफिक है, साइंस आ गया है, हमने तो फिजिकल लिया था, ये साइंस कहाँ से आ गया भैया। अब देखो फिजिकल, कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट एक साइंस है। कार्बो और हाइड्रेट, कार्बो मतलब कार्बन, ठीक है, कार्बन हो गया, और हाइड्रेट मतलब वाटर हो गया। तो कार्बन प्लस हाइड्रेट आपका वाटर, कार्बन प्लस वाटर का जो मिक्सर होता है उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट दो चीजों में आपका वर्क करता है, इसके दो इंपॉर्टेंस है। क्या, सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट इसलिए यूज किया जाता है जो आपके शरीर में जो है प्राथमिक ऊर्जा, मीन्स कह सकते हो आपकी फर्स्ट एनर्जी जो प्रोवाइड करती है, प्राइमरी जो एनर्जी सोर्स जो होता है आपके बॉडी के अंदर, वो आपके लिए कौन सा है, ये कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो कार्बोहाइड्रेट मेन स्रोत है। सिंपल सी बात की जाए ना, आपने सुना भी होगा क्या होता है कि जो सनलाइट होती है, सन जो होता है वो सन यहाँ पे सूरज दादा आए 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 आए,
और सूरज दादा ने एनर्जी दी तो उसके बाद पेड़ पौधों ने इस एनर्जी को ली और एनर्जी लेके क्या किया, पानी मिलाया, सब कुछ मिलाया, खाना बनाया। तवा ववा नहीं लेते हैं, है ना, बस अपने आप से खाना बना के इसको ग्लूकोज की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में क्या कर देते हैं, स्टोर कर लेते हैं। और उसके बाद जब कभी सूरज दादा नहीं हुए तब क्या करेंगे, उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के वो खाना खा लेते हैं। तो आपके फर्स्ट एनर्जी के रूप में इसका यूज किया जाता है। सेकंड होता है फाइबर प्राप्ति, ठीक है, इसे हम कहते हैं फाइबर इनटेक। फाइबर मतलब क्या होता है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट का, जो क्या करता है आपका, जैसे आप डाइजेशन ऑफ फूड्स हो गए, मतलब डाइजेस्ट करने के लिए फूड्स का इसका यूज किया जाता है, ठीक है। आप डाइजेस्टिव प्रॉब्लम अगर ये ना हो ना तो आपका प्रॉब्लम आ जाएगा, मतलब एज अ वॉमिट करना स्टार्ट कर दोगे। अगर खाना जो है पचेगा ही नहीं तो कहाँ जाएगा, बाहर ही आएगा। अंदर नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा, बाहर आएगा। तो बाहर आने का काम ये करने लग जाता है। ये दो मेन इंपॉर्टेंस है आपके कार्बोहाइड्रेट का। देन इसके बाद आते हैं आपके सिक्स्थ क्वेश्चन पे, और सिक्स्थ क्वेश्चन कैसा जाए तो आपके लिए आप अपने आप से भी बना के लिख सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या, लिस्ट 4 पॉइंट्स ऑन फैक्टर अफेक्टिंग लॉन्गेटिव। क्या बोला है, दीर्घायु को प्रभावित करने वाले कारकों का 4 बिंदुओं की सूची बनाइए। दीर्घायु समझ रहे हो, दीर्घायु मतलब लंबा समय तक जीवित रहना, है ना। अब लंबे समय तक जीवित रहने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि खाना पीना। ये रोल, मोमोज, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, ये गंद चीज खाना छोड़ रहे भैया। बहुत जने तो ये सोचने लगे हैं, सर जी यही तो है रात का खाना, इसके बगैर तो खाना जाता ही नहीं पेट में। आहार, डाइट बनाना जरूरी है ना। अभी देखा ना आपने 75 डेज वाला जो बॉडी के लिए किया था अभी अंकित जी ने, उसमें क्या हुआ था, उसमें यही तो था, उन्होंने डाइट पे ध्यान दिया, ठीक है, व्यायाम रेगुलर, उन्होंने पूरा एक्सरसाइज करना स्टार्ट, यही चीज था। वो जो पॉइंट मैंने लिखे ना उन्होंने बिल्कुल यूज कर लिया, है ना। अब ने हमने ये क्यों, है ना, तो इससे आप ये कर सकते हो। देन आहार की बात आई, डाइट की बात आई। डाइट आप अच्छा कर लो, आप खाना जो है न्यूट्रिशन के साथ, मिनरल के साथ खाना अच्छा खाने लग जाओ। सब्जी, हरी सब्जी, फूल पत्ती, अरे फूल पत्ती चप्पल जूता छोड़ के सब कुछ खाने लग जाओ। मीन्स कहा जाए तो आप जो भी चीज प्रोटीन है जिसके अंदर, अब आप बोलो कि मैं बर्गर खा रहा हूँ, पिज्जा खा रहा हूँ, महीने में कमी नहीं है, खा सकते हो, बट हाँ ऐसा है कि वो हमेशा जब भी खाओगे मैदा, वो आपके लिए हानिकारक ही होगा, कभी भी वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, उसमें कोई प्रोटीन आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। देन सेकंड होता है नियमित व्यायाम, जिसे हम कहते हैं रेगुलर एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसमें आप क्या करते हो, एक्सरसाइज में आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है, तो इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी से जो होती है आपकी बॉडी में, कहा जाए तो आपकी बॉडी में आपकी डाइजेशन सिस्टम होता है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ये सभी बेस्ट हो जाते हैं। और जब बेस्ट हो जाएंगे तो अपने आप ही बॉडी बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क करने लग जाए। और गाड़ी की बात, अब समझो कि गाड़ी चला रहे हो और उससे सर्विसिंग ना करवाओ, खींचे जा रहे हो तो गाड़ी खराब होगी ना। सर्विसिंग करवा दे तो कितनी अच्छी हो जाती है, चलने लग जाती है ना। वही है नियमित व्यायाम को गाड़ी से जोड़ लो, उसकी सर्विसिंग को व्यायाम कह दो। तंबाकू और नशे का सेवन ना करें, ये लिखा होता है पैकेट पे, लेकिन जहाँ जो लिखा होता है वहां तो वो चीज करते हैं। लिखा होता है यहाँ नहीं, यहाँ गाड़ी पार्क नहीं करना, तो वहीं जाके पार्क करोगे। डैश की डैश, क्या क्या लिखा होता है, नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी आप करते हो। ये तो हमारे लिए बोला जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तुम जो लिखोगे हम वो करेंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, नहीं करना चाहिए बस है। स्थिर और सकारात्मक सामाजिक संबंध, स्टेबल एंड पॉजिटिव सोशल रिलेशन। अब यहाँ पे स्टेबल और सकारात्मक, अब सकारात्मक विचार हमेशा रखो, ऐसा रह नहीं सकता, ये देखा जाए तो थ्योरेटिकल ही बेस्ट है। आप पॉजिटिव हमेशा रहो, ऐसा हो सकता है क्या, आप पॉजिटिविटी रखोगे, बहुत कम केसेस में हो सकता है, रेयर केसेस में आप पॉजिटिविटी हमेशा अपने अंदर रखोगे ना, तो आप हमेशा स्माइल करते रहोगे, और स्माइल करते रहोगे तो स्माइल की वजह से आपकी सर्कुलेशन बेस्ट रहेगी, ब्लड सर्कुलेट होगा, और उसकी वजह से आप बड़े खुश होते रहोगे, और खुशी से आप किसी भी काम को कर पाओगे। इसीलिए सकारात्मक ऊर्जा जो है वो हमेशा सकारात्मकता आपके माइंड में फैलाती है, और उससे आपकी आयु को बढ़ाती है। आयु बढ़ेगी, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, आप खुश, हम खुश, आपकी आयु बढ़ी, आप अच्छे तरीके से अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करोगे। बहुत अच्छा। तो इस तरीके से हम यहाँ के क्वेश्चन को इसको खत्म कर ले। कैसा लग रहा है आपको एक्सप्लेनेशन? देखो मैंने एक्सप्लेनेशन में क्या होता है ना कि मैं आपको इस चीज को पढ़ूं एंड देन बताऊं। एक तरीका होता है मैंने आपको हाईलाइट कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, आपके लिए नोट्स आपके पास है, मैं आपको एक्सप्लेन इतने इजीएस्ट वे में कर देता हूं ताकि आपके माइंड के अंदर से ये कॉन्सेप्ट भागे ना। और ऐसा हो नहीं सकता कि ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड के अंदर से भाग जाए, एक बार मैंने बता दिया तो आप दोनों ही चीज, ये नोट्स आपके पास है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाओ, डाउनलोड करो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। पहले वीडियो पूरी देख लेना एंड देन उसके बाद ही आप स्टार्ट करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हठ योग के 2 लाभ बताइए। राइट द बेनिफिट्स ऑफ हठा योग। अब ये हठा योग कौन से होते हैं? देखो मैं कुछ योग दिखा देता हूँ आपको, योगानम। यहाँ देखो ये योग देख सकते हो आप, एक टाइप का ये वाला योग देख सकते हो किस तरीके से, मतलब हाथों के थ्रू जो योग किया जा रहा है। एक आप यहाँ पे हठा योग में ये भी देख सकते हो, जिसे हम क्या करने लग जाते हैं यहाँ पे एज अ सिंपल सा योग में, इसमें हम एक स्टेबिलिटी को प्रेजेंट कर पाते हैं कि कैसे आप अपने आप
आपको स्टेबल रख सकते हो किसी भी कंडीशन पे, तो ये स्टेबिलिटी हो जाती है ना। इससे आप एनर्जी जो होता है, सूर्य नमस्कार हम खड़े होके भी करते हैं, तो ऐसा ये भी हमारी क्या हो जाती है, योग आ जाती है। तो इस तरीके से आप योग के बहुत सारे ये आयाम होते हैं, योग के आयाम को यूज कर सकते हो। हम इसी के बारे में बेनिफिट देखते हैं। स्ट्रेचिंग पावर सबसे पहले दिखी आपको इसके अंदर कि आप क्या क्या पावर आप देख पा रहे हो। मैंने इसलिए आपको एक पिक्चर दिखाई। क्या शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार, मीन्स आप इससे क्या कर सकते हो, आप अपने बॉडी में स्ट्रेचिंग पावर जो होती है वो आ जाती है, जिससे मांसपेशियां जो होती है वो स्ट्रेच हो जाती है, जिसमें मजबूती आती है। मजबूती के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी बॉडी को क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे स्ट्रेंथनेस बना सकते हो, आप स्ट्रेस से दूर हो सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो अपने स्ट्रेस को, ठीक है। सेकंड होता है आपका यहाँ पे मानसिक शांति और ध्यान, मीन्स मेंटल पीस एंड मेडिटेशन। मतलब आप शांति अपने शरीर में, बॉडी में, जिस टाइम पे मेडिटेशन करो या जिस टाइम पे आप किसी चीज के बारे में सोच नहीं रहे हो, आप सोचो आराम से 2 मिनट बैठ के आंख बंद करो, आप देखोगे कितनी शांति का अनुभव होता है, बहुत ही शांति। और इससे आप क्या करोगे, अपने आप की जितने भी मेडिटेशन है, अपने मानसिकता है उसको आप बिल्कुल सुधार कर सकते हो। तो ये मानसिकता के ऊपर आ जाता है ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आप देखा जाए ना तो मेंटल पीसनेस जो है, ये टॉपिक पॉइंट आप डाल सकते हो। कभी भी योग का है ना क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन योगा का है, योग का कोई भी क्वेश्चन है, ये पॉइंट जो है वो हमेशा ऐड हो सकता है किसी में भी, क्योंकि सारे योग आपकी मानसिकता को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। मानसिक जो है आपकी सोचने समझने की क्षमता जो होती है उसको बढ़ा देते हैं, मेंटल पावर जो होती है उसको इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। देन आते हैं हम 9th क्वेश्चन पे। अब ये 9th क्वेश्चन क्या है, कुंडलिनी शक्ति का मतलब क्या होता है, आपका तांत्रिक योग या योगा। तांत्रिक योगा में क्या होता है, इसका एम बस इतना ही होता है कि जो आपके अंदर इंटरनल पावर है उसको जगा दो। एक एग्जांपल देता हूं, बट इसका एग्जांपल नहीं है, एज अ डेली लाइफ का एग्जांपल है। मींस आप जिस टाइम पे चल रहे हो और एक खतरनाक सा आपकी गली का कुत्ता है जो आपके पीछे पड़ी है, आपके पैर बिल्कुल थके हुए, समझ लेना आपके पैर थके हुए, कहां से वो एनर्जी आती है कि आप इतनी तेज भाग जाते हो, इतनी तेज भाग जाते हो कि वो कुत्ता आपको पकड़ नहीं सकता। कहां से आई वो एनर्जी, अभी तो पैर दुख रहे थे, कहां से? तो वो इंटरनल पावर जो होती है वो आपके शरीर के अंदर होती है, बट वो उसी टाइम पे दिखती है जब कोई उसको जगाने वाला हो, ठीक है। तो कुंडलिनी शक्ति होता है, तांत्रिक योगा होता है। इसके अंदर से जो विटल पावर्स होती है हमारे अंदर की, जो हमारे बॉडी की जो पावर होती है, अंतर आत्मा शक्ति जिसे हम कहते हैं, इनर पावर, उसको जगाने का काम करता है, ठीक है। जो हमारे और हमारे जो मस्तिष्क होता है, ठीक है, उसके अंदर की जितनी भी गंदगी होती है ना यार, जो कि आपके माइंड के अंदर कुछ कुछ ऐसी चीजें आपकी आ जाती है माइंड के अंदर, मीन्स आपके लिए फॉर्मेशन के लिए, रिफॉर्मेशन के लिए कोई सोच ऐसी आ जाती है, ठीक है। मतलब आप हमेशा ही नेगेटिव सोच रहे हो, हमेशा ही आप नेगेटिव हो, मतलब कभी पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रहे, तो इसमें ये काम आपके लिए बेस्ट करता है उस नेगेटिविटी को भगाने के। तो इंसान चेंज कर दो, नेगेटिविटी हमेशा आ रही है, तो इसका मतलब यही है कि जो आपका सारथी है, मतलब जो आपका साथी है, जो आपका एक बेस्ट फ्रेंड है, मीन्स वहां पे या जिसकी आपकी संगति है, वो 2 चीज आपकी खराब हो रही है, इसी कारण से वो आपकी नेगेटिव हो रही है। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए वो चीज को छोड़ दो, आप अपने आप से पॉजिटिविटी में आ जाओगे। देन क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं। 10th क्या आपका, राइट 2 पॉइंट्स ऑन थोरैसिक ब्रीथिंग, मीन्स आपका वक्षीय श्वसन पर 2 बिंदु लिख। थोरैसिक या थोरैक्सिक क्या होता है ये आपका, ये एक सिंपल सी बोला जाए तो आपने लंग्स देखे हैं, है ना, लंग्स देखे ना, लंग्स है रिब है, रिब की जो सबसे बड़ी वाली नली होती है ना, सबसे बड़ी वाली, जैसे ये आपकी रिब, ये है आपके लंग्स, लंग्स के अंदर यहाँ पे जो नेक है, इस नेक से एक आपकी ये बीच वाली जो हड्डी जाती है रिब की, इसी के अंदर जो होती है, इसी में इसके अंदर जो आपकी श्वसन होती है, जो ब्रीथिंग होती है, उसको हम कहते हैं आपका ये वक्षीय श्वसन, जैसे थोरैसिक ब्रीथिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपका शारीरिक स्वास्थ्य, मीन्स आपका जैसे कोई चीज आप कर रहे हो, थोरैसिक ब्रीथिंग के अंदर क्या किया जाता है, आपके डायरेक्ट जो एयर होता है, बेस्ट एयर, मीन्स आप नाक के थ्रू जो है आपने एयर को लिया, इनहेल किया, जैसे ही किया तो नाक के अंदर आप जानते हो छोटे छोटे बाल्स होते हैं, जो आपके हेयर्स होते हैं, वो आपकी जो पार्टिकल्स होती है ना एयर के अंदर, उन पार्टिकल्स को ब्लॉक करता है, मीन्स जितनी कर सकता है उतनी ब्लॉक कर देता है, और ब्लॉक करने के बाद वो क्या कर देता है, फिर इनहेल कर देता है। उसके बाद वो जो आपकी एयर होती है वो जाती है, और फिर ब्लड के अंदर क्या हो जाती है, एयर जो होती है एरोबिक जो होती है वो जाके, और उसके बाद उसको क्या कर देती है, आपके ब्लड के अंदर मिल जाती है, एंड देन सर्कुलेशन पावर को इंक्रीज कर देते हैं। तो फिजिकल हेल्थ को बढ़ाने का काम ये करती है। सेकंड ये क्या करती है, जो आपका थोरैसिक ब्रीथिंग है, मीन्स आपका वक्षीय श्वसन जो है, इसके अंदर आपका स्ट्रेस, मतलब कोई भी चीज करो, मानसिक स्थिति को सबसे बड़ी चीज देती है, क्योंकि आपकी जो एयरिंग है, कोई भी इनहेलिंग, कोई भी चीज बात आए जिसमें आपकी आ रही है बात, किसकी, आपकी श्वसन की, ब्रीथिंग की, तो वहां आपका मस्तिष्क जो है वो आपका सबसे बेस्ट काम करता है। इसीलिए कहा जाता है भैया मेडिटेशन सुबह जरूरी है। आज से ही करना शुरू कर दो, फिजिकल पढ़ लिया आपने, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट, मजा आया, चलते
हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th क्वेश्चन, लिस्ट द 8 स्टेप ऑफ नीति क्रिया। नीति क्रिया के 8 चरणों की सूची बनाइए। देखो मैं इजीएस्ट वे में समझाता चल रहा हूँ, थोड़ा टाइम आपका कम है, जानते हो आपकी आपका जो एग्जाम है जल्दी आने वाला, तो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड ज्यादा नहीं है, बट हाँ मैं आपको समझाते चल रहा हूँ, आप समझते चलो। कोई डाउट आता है नीचे कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट कर सकते हो। डाउट मैं एज सुन एज पॉसिबल आपका सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देन आपके नीति क्रिया के 8 चरण पूछे। नीति क्रिया मतलब कोई काम आप कर रहे हो तो कैसे करोगे। लाइक आपने कोई काम आपको मम्मी ने दिया है ना, या घर का कोई काम है, उसको करने के लिए सबसे पहले आप जो काम है उसको पकड़ोगे। मीन्स जो भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई कर लिया मतलब ये प्रॉब्लम का से क्या हो सकता है, आगे इस प्रॉब्लम से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता, उसके गोल को सेट करोगे, है ना। मतलब इससे निर्धारण करोगे कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती थी, अब इसको ठीक करोगे। देन पॉलिसी को डेवलप करोगे, मीन्स आप नीति विकसन करोगे, है ना। अब विकसन के साथ आप लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीति तैयार करोगे ताकि आप उसको खत्म कर सको उस प्रॉब्लम को। तो पॉलिसी को डेवलपमेंट करोगे। देन डेवलप हो गया, उसके बाद इंप्लीमेंट कर दोगे। आपको लगा ये ठीक है, देन नीति को आप क्या करोगे, इंप्लीमेंट कर दोगे। जैसे ही इंप्लीमेंट हो गया, आप 4th पॉइंट इंप्लीमेंटेशन पे पहुंच गए, 4th पॉइंट पे। देन इंप्लीमेंटेशन हो गया, फिर आप चेक करोगे कि वो इंप्लीमेंट ठीक भी हो रहा है कि मॉनिटरिंग करोगे। आप उसको मॉनिटरिंग करके चेक करोगे कि वो आपके लिए बेस्ट है कि नहीं है। जैसे मॉनिटरिंग किया उसके बाद, जैसे मैंने क्या किया, आपके पहले एक वीडियो तैयार हुई, वीडियो के अंदर मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया। प्रिपेयर करने के बाद कोई प्रॉब्लम बच्चों को जो आती है, उस बच्चों को प्रॉब्लम को मैंने आइडेंटिफाई किया, उसका गोल सेट किया कि इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करेंगे। फिर उसके अंदर के जो भी एक्सप्लेनेशन था, उस एक्सप्लेनेशन को मैंने इसके अंदर इजीएस्ट वे में डाला, फिर उसको इंप्लीमेंट किया वीडियो बनाने टाइम पे। एंड देन फिर मैंने बनाने के बाद चेक किया कि बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे मैंने समझाया है कि नहीं। देन उसके बाद आप सभी ने इस वीडियो को देखा और उसके बाद आपने रिव्यू दी। अपने प्यारे प्यारे कमेंट नीचे छोड़ दो जल्दी से रिव्यू के रूप में, ताकि हम भी देखें कि किस तरीके की इस वीडियो पे रिव्यू आई है। आपने रिव्यू दिए, रिव्यू देने के बाद मैंने देखा कि ओ भैया रिव्यू तो आप सभी के अकॉर्डिंग टू बेस्ट आए हैं, है ना। फिर उसके बाद मैंने इसको पूर्ण निर्धारित किया। यदि आवश्यक हुआ तो मैंने आपके कोई डाउट आए तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसे दोबारा से रीशेड्यूल किया एंड फिर आपसे मैंने उसके लिए कम्युनिकेट किया। ये 8 के 8 प्रोसेस है। आप ये 8 प्रोसेस इस तरीके से जानना, किसी एक एग्जांपल ले लो और उस एग्जांपल के अंदर इसको इंप्लीमेंट कर दो। आप इजीली तरीके से एक्सप्लेन कर दोगे। मैंने कैसे किया, वीडियो के रूप में, है ना। वीडियो मैं तैयार करूंगा, इजीएस्ट वे में समझाऊंगा। इजीएस्ट वे में समझाने के बाद फिर मैं इसको पहले मैं पॉलिसी को बना लूंगा, उसके बाद मैं इसको इंप्लीमेंट करूंगा, फिर मॉनिटरिंग करूंगा। एंड देन मॉनिटरिंग के बाद मैं क्या करूंगा, मॉनिटरिंग के बाद आपके पास भेजूंगा। आप में कोई कमी आती है कुछ भी, आप रिव्यू दोगे। देन उसके बाद रीशेड्यूल करूंगा और उसके बाद फिर आपके साथ कम्युनिकेट करूंगा। बात खत्म। 8 के 8 पॉइंट मुझे रटना नहीं है, मैं समझ गया हूं। अब मैं लिख दूंगा, ठीक है। अंदर की बात तो लिख दोगे, बस समझ गए ना, तो अपने बच्चे तक को पढ़ा दोगे। बच्चा एग्जामिनर भी बोलेगा बच्चा कहां से पढ़ के आया, बड़ा गजब आंसर लिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्या है आपका, गिव 4 डिफरेंसेस बिटवीन द एरोबिक एंड एनारोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक और एनारोबिक व्यायाम के बीच 4 अंतर लिख। एरोबिक मतलब याद रखना, एरोबिक मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन होगा, मींस एयर होगा। और एनारोबिक मतलब क्या होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन नहीं होगा, ये 2 वर्ड याद रखना, ठीक है, हमेशा। अब क्या होगा, आपने क्या किया, ऑक्सीजन का उपयोग किया। ऑक्सीजन का उपयोग कौन करेगा, एरोबिक वाला, ठीक है। कोई भी व्यायाम कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, उसमें ऑक्सीजन का उपयोग जो भी हो रहा है वो व्यायाम आपके ऑक्सीजन उपयोग वाले होंगे, एरोबिक होंगे। और जिसमें नहीं हो रहा वो एनारोबिक होंगे, जिसके अंदर एक्सरसाइज में नहीं हो रहा। लाइक आपने कभी एक्सरसाइज किया होगा जिसमें सांस को रोकने के लिए क्या देते हैं, रोक लो भाई सांस नहीं जानी चाहिए, वो आपका एनारोबिक होगा। दिल का प्रश्न मतलब क्वेश्चन ऑफ हार्ट, मतलब एरोबिक के एक्सरसाइज में जो होता है, हार्ट जो होता है वो एयर को लेता है, ठीक है, हेल्थी बनाने के लिए। एंड एनारोबिक में आपका ये नहीं होता और ज्यादा टाइम के लिए नहीं हो पाता, मींस टाइमिंग का भी इशू आएगा। समय में एरोबिक जो होता है वो आप लंबे समय तक कर सकते हो, मतलब सांस आप ले सकते हो, ब्रीथिंग आप कर सकते हो, बट आप ब्रीथिंग को रोक बहुत कम समय तक। किक मूवी तो हो नहीं रही, मैं चट से मौत को छू के बाहर आ गया, उसमें सांस को वो रोक लेता है ना। कितने टाइम तक रोक सकता है, कितना ही, इतना तो नहीं कि 1 घंटा बोल दूं मैं सांस को रोक देगा, नहीं रोक सकता ना। तो टाइमिंग जो होती है वो बहुत कम होती है एनारोबिक की। गोल क्या होता है इसका, इससे आपका एरोबिक से फिटनेस जो होता है उसमें आपका बहुत अच्छा काम होता है। कार्डियोवास्कुलर की बात की जाए तो कार्डियोवास्कुलर में ब्लड की बात आ जाती है, ठीक है। ब्लड जो होती है उसके अंदर, तो ब्लड में जो होती है वो एयर की जरूरत पड़ती है, फिटनेस होता है। तो लक्ष्य इसका फिटनेस होता है एरोबिक का, बट एनारोबिक में जो होता है ये नहीं हो पाता। उससे आपकी जो शक्ति होती है, इनकी बॉडी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए एनारोबिक का यूज किया जाता है। मतलब आप किसी चीज को, सांस को रोक रहे हो, इसका मतलब क्या, आप अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा के देख रहे हो, स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम कर रहे हो। तो गोल इसका ये होता है। देन
इसके बाद हम 13th क्वेश्चन पे आते हैं। 13th क्वेश्चन क्या होता है आपका? क्वेश्चन है डिफाइन टेस्ट एंड मेजरमेंट। टेस्ट का काम क्या होता है, मेजरमेंट का काम क्या होता है? सबसे पहले ये गिव 3 पॉइंट ऑफ नीड द इंपॉर्टेंस ऑफ द टेस्ट एंड मेजरमेंट। क्यों टेस्ट और मेजरमेंट की जरूरत पड़ी? अब आप समझो, मैं क्रिकेट अभी मैच हुआ, अभी वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है 3 तारीख को। आप जानते हो कि इससे पहले टेस्ट मैच हुआ, इंडिया का टेस्ट मैच, एक भी टेस्ट मैच वो नहीं खेल पाई, है ना, प्रैक्टिस मैच जिसे कही, वो नहीं खेल पाई और सबने खेला है। टेस्ट मैच का कारण क्या होता है? वो जीतना या हारना उसका लक्ष्य नहीं होता, उसका कारण बस यही होता है टेस्ट मैच का, ताकि आपको उस लायक बनाया जा सके। सिंपल सी बात है। आपके एग्जाम से पहले टेस्ट लिया जाता है ताकि आपके प्रशिक्षण किया जा सके, आपका टेस्ट किया जा सके कि आप उस लायक हो गए हो कि नहीं हो। मतलब आप उसमें जो गलती करने वाले हो वो गलती पहले ही सुधार ली जाए। कोई भी गलती होगी उस टेस्ट के अंदर, वो उस जगह पे जाके ना हो। तो टेस्ट का तो कारण यही होता है ना। तो इसमें जांचा किया जाता है कि व्यक्ति जो है वो किस तरीके की उसके प्रदर्शन करता है और किस तरीके से अपना मूल्यांकन करता है, वो चीजें आप इसके अंदर देख पाते हो टेस्टिंग के अंदर। मेजरमेंट के अंदर, मापन के अंदर क्या किया जाता है? वो मापन के अंदर आप प्रोसेस टू डिटरमाइनिंग, ठीक है, आप डिटरमाइन कर पाते हो कि आप कितने बेस्ट हो। मीन्स आपने देखा कि आपका जो बेस्ट क्रिकेट में जो भी बेस्ट प्लेयर होगा उनके बारे में सोचना। मैं यहाँ पे आपको विराट कोहली का एग्जांपल देता हूँ। विराट कोहली ने सपोज मानो कि इस मैच हुआ, इसमें शतक मार दिया उन्होंने, ठीक है, तो इससे हमने मेजरमेंट क्या कर लिया? शतक मारा भैया, मतलब कि सेंचुरी हुई है, मीन्स मौज आ गई, इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। तो उससे आपने मेजरमेंट 100 रन से मेजरमेंट कर लिया। उसी के जगह कोई दूसरा हो जो आपके 2 रन मार के आउट हो जाए, बट वो बॉलर हो और वो बॉलिंग बेस्ट कर दे, इससे आप क्या समझोगे? उसने बॉलिंग बेस्ट की बट उसने बैटिंग अच्छी नहीं की, मतलब आप बॉलिंग में उसको मेजरमेंट कर लोगे, मापन कर लोगे कि उसने बॉलिंग बेस्ट की है। मापन का तरीका क्या होता है? उससे आप उनकी गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी को आप जज कर पाते हो, ठीक है। प्रशिक्षण में ये 2 चीज होती है, मीनिंग ऑफ टेस्टिंग, टेस्ट से आप मेजरमेंट कर पाते हो स्पेसिफिक चीज को, और मेजरमेंट से आप उनकी क्वालिटी को बता पाते हो, ठीक है, क्वांटिटी को। नीड क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी आपको? मेजरमेंट नहीं होता हो तो भी तो चलता, इससे आप क्वालिटी को मेजरमेंट कर पाते हो, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का पता कर पाते हो, कोई गलती जो आगे होने वाली है उसको पहले ही पता कर लिया जाता है। और साइंटिफिक नॉलेज में ये दिखाया गया कि साइंटिफिक ने ये कहा कि आप अगर प्रशिक्षण करते हो, पहले से टेस्ट करते हो, तो आपका जो माइंड होता है वो ज्यादा सक्रिय हो जाता है उस काम को करने के लिए। आपने सुना होगा चेचक के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल पॉक्स कहते हैं, चिकन पॉक्स कहते हैं। वो क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है कि आपकी बॉडी पे जो होती है, जिसे माता जी के नाम से भी जाना जाता है, तो उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी पे जो होते हैं छोटे 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 दाने से हो जाते हैं। उसके बाद उसके अंदर से हमारे क्या होता है, वो हमारे पहले बहुत ज्यादा था, उसकी कोई मेडिसिन नहीं थी, तो उस मेडिसिन ना होने के कारण बच्चे जो थे, बहुत लोग जो थे, उनकी डेथ होती थी। तो इसके लिए एक बनी पोलियो की दवाई में, पोलियो की जो बच्चों को दवाई दी जाती है, उसमें क्या होता है, अरे भैया मरे हुए बैक्टीरिया भेजे जाते हैं ताकि आपकी बॉडी जो है उसके लिए क्या हो जाए, प्रिपेयर हो जाए कि वो बैक्टीरिया दिखा ना, सेम टू सेम बैक्टीरिया कभी आता हुआ दिखा। तो मतलब हमारे जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम होती है ना, जिसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं, जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम होती है ना, इम्यूनिटी, वो चीज को पागल बनाई जाती है। वो क्या करता है, वो जैसे बैक्टीरिया आया उससे लड़ना स्टार्ट कर देता। हमने मरी हुई बैक्टीरिया भेज दी, उसने मार दिया, मतलब वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में आ गया, भैया आज तो मैंने बैक्टीरिया को मार दिया। उसने देख लिया ये बैक्टीरिया आया, तो अगर वो असली बैक्टीरिया कोई आ जाए ना, तो वो उसे और तेजी से मारता है। वैज्ञानिक यही कहते हैं कि ये अगर आप किसी चीज को काम करते हो ना, टेस्ट करते हो, तो टेस्ट से आप जो होते हैं, आपकी जो है वो ज्यादा सक्रिय हो जाता है, मतलब हाईली रिएक्टिव हो जाते हैं, रिएक्टिव होकर आप वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से आपके ये 13 क्वेश्चन यहीं पे क्या हो जाते हैं, फिनिश्ड हो जाते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि ड्रॉ द सिंगल नॉकआउट फिक्चर और 17 टीम्स। मतलब आपको नॉकआउट फिक्चर बनानी है और इस फिक्चर के अंदर आपको बताना है कि कितने 17 टीम्स को किस तरीके से आप डिवाइड करोगे और किस तरीके से वो मैच करेंगे, वो चीज आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था ना कि ये वीडियो बड़ी ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले से नॉकआउट का और सारे, तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, उसे एक बार जरूर देख लेना ताकि इस चीज को आप इजीली एक्सप्लेन कर पाओ। तो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे और उसके अंदर मैराथन टाइप और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ताकि आप अच्छे तरीके से कर पाओ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप उस वीडियो को देखोगे अगर इस क्वेश्चन को मैं यहाँ छोड़ता हूँ तो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है राइट दी स्टेप टू बी टेकन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अ सिंपल स्पोर्ट्स इंजरी। मतलब आपका क्या है कि सामान्य खेल चोटों के उपचार के लिए उठाए जाने वाले कदमों को लिखिए। मतलब सामान्य जो स्टार्टिंग में कोई आप खेल कर रहे हो और उस टाइम पे कोई चोट लग जाए, तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि चोट लगा तो हम सबसे पहले फर्स्ट एड बॉक्स का यूज करें। फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर आप जानते हो जो फर्स्ट एड्स होते हैं, मींस आपका जो पहले प्राथमिक जो चीजें होती है ना, प्राथमिक उपचार जो करना होता है किसी चोट पे लगने के बाद, वो हम करते हैं फर्स्ट एड में। वो चीज करने के बाद हमारे पास आता है रेस्ट। अब आप जहां भी चोट लगा है उस वाले पार्ट को आप क्या करोगे, आराम से रखोगे, घाव या चोट लगी हुई इंसान को उसको रेस्ट में रखोगे, चलने नहीं दोगे। देन उसके बाद आता है आइस, मतलब क्या वहां सूजन ना आ जाए, ये ना आ जाए, स्वेलिंग ना हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आइस लेते हैं और उस आइस को उसके ऊपर लगा देते हैं ताकि उस गर्माहट की वजह से वो क्या हो, सूजन ना
आ सके। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आपका आता है कंप्रेशन। कंप्रेशन के अंदर आता है यूजिंग बैंडेज वगैरह जो आता है कि हम ऐसी चीजें यूज कर सके ताकि उसके अंदर जो हमारी मेडिसिन लगी पड़ी है वो हमारे इफेक्ट, जो चोट लगी पड़ी है, इंजरी हुई है, वो उसको ठीक कर सके। ठीक है। देन एक ट्रैंकुलाइजर होता है, मीन्स कहा जाए तो आपके लिए पेन किलर कहा जाता है। ठीक है, पेन किलर खा सकते हो। अभी तो मूव का आप जानते हो कि मूव का जो आता है, लो भैया स्प्रे लगाया पेन खत्म, तो ऐसे पेन किलर भी होता है, पेन किलर का यूज कर सकते हो। डॉक्टर के पास एडवाइस लेने जा सकते हो। ठीक है, डॉक्टर से एडवाइस लेने जा सकते हो, पेन किलर खा सकते हो। एलिवेशन हो सकता है, ऐसा जगह जहाँ जहाँ चोट लगी हो उससे आप एलिवेशन वाले पॉइंट पे ना जाए, सबसे बड़ी चीज होती है। शारीरिक चिकित्सक थेरेपी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। आपके जो भी चीजें है, चोट जहाँ लगे हो उसमें उपचार किया जाता है। ये पूरे के पूरे पोर्शन है। अब देखो कोई भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हो तो इसमें मैंने कोई अलग से तो पॉइंट जोड़े नहीं है। आप क्वेश्चन के पॉइंट्स देखो कितने इजीएस्ट पॉइंट है, उन इजीएस्ट पॉइंट का यूज करो और इजीली एक्सप्लेन कर दो, मजा आएगा ना। चलो इजीली तरीके से आपने इसको भी क्वेश्चन को कर लिया। देन आते हैं हम 16 डिस्क्राइब एनी 6 वैल्यू इन स्पोर्ट्स। खेलों में किन्हीं 6 मूल्यों का वर्णन कीजिए। 6 मूल्य क्या होते हैं? सबसे पहला आपको टीम वर्क करना होता है। लाइक आपने कोई वर्क खेल कर लिया, वहां टीम वर्क ही नहीं कर रही है, मतलब टीम वर्क नहीं कर रही है, एक ने मार दिया दूसरा मारने के लिए बोल रहा है भैया, मतलब क्रिकेट खेल रहा हो, रन वाला एक जना भाग गया, दूसरा बोले भैया इसको आउट करवा देता हूँ, मतलब रन भागेगा ही नहीं और दूसरे वाले को छोड़ देता है। ऐसा खेल तो ही ना होगा। टीम वर्क हो रहा है, इसका मतलब दोनों के दोनों एक दूसरे में कोलैबोरेट करेंगे, कोलैबोरेशन होना चाहिए। ठीक है, तो कोलैबोरेशन होगा तभी वो वर्क कर पाएगा, तो टीम वर्क होना जरूरी है कोलैबोरेट करने के लिए। तो इसमें सहयोगी जो होना चाहिए वो टीम वर्क का होना चाहिए। देन आपके आते हैं जो सेकंड, वो नैतिकता और उत्कृष्टता, एक एक्सीलेंस। क्या होता है इसके अंदर? यानी खिलाड़ियों के बीच ईमानदारी और नियमों का पालन करना। सिंपल सी बात है, जो एथिक्स है, ठीक है, वो अगर ईमानदारी नहीं हुए तो वो क्या करेंगे, भैया पैसा मिल गया चलो भैया गेम को फिक्सिंग कर दो, है ना। तो ऐसी ऐसी चीजें हो सकती है, तो उनके लिए ईमानदारी सबसे बड़ी चीज होती है, ऑनेस्टली खेलना। एंड उसके बाद सेकंड जो होता है वो उनके रूल्स को फॉलो करे, सेकंड केस होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्फ्लिक्ट एंड कन्फ्रंटेशनल सिचुएशन। संघर्ष की स्थिति की बात करते हैं। ठीक है, इसमें कि खेल में संघर्ष और प्रतिस्पर्धा का सामना करना और जीत और हार को स्वागत करना। मीन्स ऐसा होता है ना, आप क्रिकेट आप खेल रहे हो, है ना, अब क्रिकेट को आपने खेला, देन आप क्या देखोगे, क्रिकेट को खेलने के बाद जब हार जाते हैं तो वो फिर भी हारने के बाद भी उनसे इतने ही अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं जो जीतने के बाद करते हैं। दोनों हाथ मिलाते सब कुछ करते हैं। तो ये दोनों ही चीजें होनी चाहिए, हारो या जीतो, लेकिन आपका जो स्वभाव होना चाहिए, बिहेवियर होना चाहिए, वो सेम रहना चाहिए। बेशक मन में अंदर से कुछ भी सोचते रहो लेकिन सामने ना दिखाओ अपने फेस के ऊपर। फिर बोला है करेज एंड ओवरकमिंग फियर, मीन्स साहस और डर का पार करना। इसका मतलब है कि नई चुनौतियों का सामना करो, जो भी आपकी नई चुनौतियां आई आपके उसका सामना करो, कॉन्फ्लिक्ट या कंपटीशन जो भी होगा उसके अंदर, और उसमें जीत हासिल करो। ठीक है, इसलिए करेज किया जाता है, उसको इनकरेज किया जाता है, साहस और डर का पार करो। देन आता है आपका कंपोजर एंड पेशेंस, मीन्स आपका संयम और धैर्य। आप किसी भी गेम को खेल रहे हो, किसी भी चीज को कर रहे हो, तो स्पेशली आपके पास एक पेशेंस नाम की चीज होनी चाहिए। ये नहीं कि आप किसी खेल को खेल रहे हो और आप बिल्कुल फराटेदार प्रेशर से सब कुछ काम करे जा रहे हो, तो वहां पे ये काम नहीं चलेगा। तो खेल में संयम और धैर्य रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और उसका नहीं होगा, उसका अभाव होगा तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा आपकी खेल के ऊपर। हैप्पीनेस एंड जॉय, मीन खुशी और आनंद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि खेल में खुशी नहीं तो स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा तो आप खेल नहीं कर पाओगे। तो ये 6 पॉइंट है आपके लिए स्पेशल है। देखो आपने इन 6 पॉइंटों के जो की पॉइंट्स होते हैं ना, अगर इन्हें आपने कर लिया ना, अंदर की चीजें तो आप लिख दोगे, बस ये 6 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। तो 6 पॉइंट आपको पता चल गई, वैल्यू आप लिख सकते हो इजीली वे में, एक्सप्लेन कर सकते हो, लिख भी सकते हो और आप बता भी सकते हो। देन आपका 17 क्वेश्चन आता है, राइट एनी 6 फीचर ऑफ हेल्थफुल स्कूल लिविंग। ठीक है, मींस आपको राइट 2 पॉइंट्स ऑन एनी 3 ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम 17, राइट एनी 6 फीचर ऑफ हेल्थफुल स्कूल लिविंग, राइट 2 पॉइंट्स ऑन एनी 3 ऑफ देम। मतलब स्वस्थ विद्यालय जीवन की कोई 6 विशेषता लिख, स्वस्थ विद्यालय, और इनमें से किन्हीं 3 पर 2 बिंदु अभी लिखिए, मतलब उनके सब पॉइंट्स भी आपको लिखने। मींस आपने लिखा सबसे पहले प्रमोशन ऑफ फिजिकल हेल्थ, मींस आपको क्या करना है, मींस आपको क्या करना है, शारीरिक स्वास्थ्य का प्रमोशन करना है। मींस आपके जो स्कूल में बच्चे आते हैं, आप क्या करोगे, उन्हें बताओगे कि किस तरीके से आप अपना प्रमोशन कर सकते हो, कैसे अपने शारीरिक स्वास्थ्य को आप अपने अच्छा बेस्ट कर सकते हो, उसका तरीका आप बताओगे, प्रमोट करोगे कि अपने बेस्ट तरीके से। आप देखा होगा कि आपके स्कूलों में क्या होता है, एक एल्बेंडाजोल टैबलेट मिलती है ताकि आप स्टमक के अंदर जो भी आपकी कीड़े वगैरह जो हो जाते हैं उनको खत्म करने के लिए, गवर्नमेंट के अंदर। क्यों? इसीलिए तो दिया जाता है ताकि हेल्थ बेस्ट रहे। मेंटल हेल्थ केयर, मतलब मेंटली हेल्थ से वो प्रिपेयर्ड रहे, इसके लिए बहुत सारी एक्स्ट्रा कल्चरल प्रोग्राम करवाए जाते हैं ताकि वो उससे अपने मेंटल हेल्थ को बिल्कुल ठीक कर सके। देन आता है आपका रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, आपको डेली व्यायाम वगैरह, फिजिकल एक्टिविटी, रनिंग, है ना, ये सभी चीजें करनी चाहिए, और ऐसी चीज जिससे आप सबसे बेस्ट तरीके से आप अपने मेंटल
मेंटल हेल्थ को ठीक कर सकते हो। लाइक बहुत जनों का होता है कि रनिंग करके, बहुत जने होते हैं कि मैं गेम खेल के कर सकता हूँ, बहुत जने होते हैं कि मैं नॉवल वगैरह पढ़ के अपने फिजिकल हेल्थ को ठीक करता हूँ। तो बहुत सारी चीजें होती है जो उनको बेस्ट लगता है, उससे रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो आप। एक्टिविटी में जो भी एक्टिविटी आपको अच्छी लगे उसे आप कर सकते हो। हेल्थी डाइट, अब भैया ना हो तो पोसमपा, भाई पोसमपा खेल लो, ठीक है। हेल्थी डाइट की बात की जाए तो स्वस्थ आहार सबसे बड़ी चीज है। अगर आहार खराब तो स्वास्थ्य खराब, सीधी बात। तो आहार ही जीवन है, पानी ही जीवन है, जल ही जीवन है, क्या क्या केस है, सब कुछ बेस्ट है, ठीक है। तो हेल्थ डाइट रहना, न्यूट्रिशन रहना जरूरी है भैया, सीधी बात है। पिज्जा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, रोल, ये जो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इनको नहीं खाना चाहिए। मेंटल स्ट्रेस मैनेजमेंट मतलब मानसिक तनाव प्रबंधन। आपको क्या करना है, जो मेंटल स्ट्रेस है, आपके मानसिक तनाव है, उन तनाव को आपको कम करना होता है, सबसे बड़ी चीज होती है। और उसको कम करने के लिए जो भी सबसे बेस्ट चीज हो, जो आपको सबसे बेस्ट लगे, उसको आपको करना चाहिए। उसमें भी ठीक करता है स्कूल, उसमें भी हमें समाधान करता है, समाधान की चीजें देता है। वेलनेस एजुकेशन इन स्कूल मतलब विद्यालय में स्वास्थ्यता शिक्षा, मतलब छात्रों को स्वस्थ और जीवन शैली के महत्व के बारे में शिक्षा देना। सिंपल सी बात है कि जो आपके जीवन है, आगे चल के क्या करोगे, गोल क्या है, सब कुछ के बारे में आप स्कूल में देखते हो ना, आपको बताया जाता है। तो वही चीजें हैं यहाँ पे। देन 3 फीचर्स, आपके दो पॉइंट्स इसके कहे गए थे, तो दो पॉइंट्स आप बता सकते हो। स्पेशली आप इनके अंदर की प्रमोशन किस तरीके से करोगे, फिजिकल हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का प्रमोशन किस तरीके से करोगे, एक्स्ट्रा कल्चरल प्रोग्राम करके एजुकेशन इन हेल्थ मतलब हेल्थ एजुकेशन का कैसे प्रमोट करो, ये 2 पॉइंट है, आप लिख सकते हो आप इजीएस्ट वे के अंदर। आपको इतना समझ आ गया तो आगे आपका काम है वो आप लिख सकते, मानता हूं ना, आप लिख सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना आप सबको बहुत अच्छा लग रहा हो, मजा आ रहा हो तो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, ठीक है। व्हाट इज योग मुद्रा, योग मुद्रा क्या है, योग मुद्रा के महत्व पर 4 बिंदु दीजिए। कि व्हाट इज योग पोस्चर की बात आई है, ठीक है, योग मुद्रा की बात आई है कि योग मुद्रा क्या होता है। अब योग मुद्रा की बात करें हम, सिंपल सी मेडिटेशन के अंदर आप एक पोस्चर लेते हो अपनी बॉडी का, कि आपने आलती पालती मारा, उसके ऊपर आपने हाथ रखे, हाथ में आपने गोलाई दी और सामने बिल्कुल स्ट्रेच होकर बॉडी को आपने रख दिया, ठीक है। तो एक आपने पोस्चर बनाया अपनी बॉडी का, ऐसा तो नहीं जो भी मन किया जैसे भी आप बैठ गए और उस तरीके से कर रहे हो ना, पोस्चर होता है ये योग मुद्रा का। कोई भी योग कर रहे हो उसके लिए आप एक पोस्चर बनाओगे, अपना पोजीशन बनाओगे, एंड आफ्टर आप उस चीज को करोगे तो वो आपके लिए फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए बेस्ट होता है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ योग मुद्रा मतलब 4 पॉइंट है योग मुद्रा के महत्व, 4 बिंदु। सबसे पहला आपका मानसिक शांति आपको मिलती है, मेंटल पीस, फिजिकल हेल्थ, इंप्रूव मेडिटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी। ये चारों पॉइंट आप पीछे एक्सप्लेन किया है मैंने, दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। आई थिंक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ है मतलब मेंटल हेल्थ कैसे आप कर सकते हो, मेंटली अपने आप को शांति कैसे कर सकते हो। सिंपल मेडिटेशन करोगे आप, एरोबिक करते हो मतलब एयर अंदर लेते हो बाहर छोड़ते हो अंदर, इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ब्लड सर्कुलेशन में एयर की मात्रा बढ़ने की वजह से वो क्या हो जाता है आपके लिए, वो पीस का काम करता है, मतलब शांति का काम करता है। फिजिकल हेल्थ की बात करें तो फिजिकल हेल्थ में जब आप एयर एक्सचेंज करोगे, आप एक्सरसाइज करोगे, इन सभी चीजों से क्या होती है आपकी फिजिकल हेल्थ जो होती है बहुत अच्छे से वर्क। इंप्रूव्स मेडिटेशन के अंदर ध्यान में सुधार, मतलब आप कंसंट्रेशन करना सीख जाओ। मतलब क्या कहा जाता है ना, ये कंसंट्रेट करोगे, किसी भी काम को आपको दिया जाएगा तो सबसे पहले आप उस पे, ये नहीं कि आप काम इधर कर रहे हो बगल में लड़की जा रही है उसके ऊपर ध्यान चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान है इधर, ठीक है, चील की निगाहें होनी चाहिए, चील की निगाहें, वही चीज यहाँ पे बोलता है। फिर कंजर्वेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी मतलब आंतरिक ऊर्जा का संरक्षण कैसे करते हैं, मीन्स आपके अंदर की जो एनर्जी है, सिंपल सी बात है कि एनर्जी को ना ही आप बना सकते हो और ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते, यही होती है ना बात। यहाँ पे आंतरिक एनर्जी, योग मुद्रा का अभ्यास करने से आंतरिक ऊर्जा का संरक्षण होता है, ठीक है, जिससे शारीरिक और मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है। आप अपने आप को मेंटली और फिजिकली आप स्वस्थ रखते हो तो इसकी वजह से आप भी स्वस्थ रहते हो और स्वस्थ की वजह से आप अच्छे तरीके से कर पाते, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट से आप कर पाओगे। इजीएस्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है और फिजिकल सब्जेक्ट बहुत ईजी है यार, पढ़ के तो देखो एक बार, मजा आ जाएगा। देन आता है आपका लिस्ट द स्टेप ऑफ पतंजलि योगा, क्या बात है, इसे आप लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको दूंगा मैं। राइट 2 पॉइंट ईच ऑन एनी 2 ऑफ देम, ठीक है। आपसे पतंजलि योग के चरणों की सूची बताइए, ठीक है, ये बनाइए, उनमें से किन्हीं 2 पर 2 बिंदु लिखिए। मीन्स आपका पतंजलि योग के जो चरण होते हैं, कैसे कैसे चरण है, किस तरह अष्ट योग, ठीक है, अष्टांग योग की सूची, जो इसमें अष्टांग योग की बात की गई, यम, ठीक है, नियम, ठीक है, और ये मोरल रीड्स हो गए, नियम में सोशल रीड्स हो गए, ठीक है, आपके ये चीजें आती है। आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, ये पतंजलि योग के जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स होगा आप एक्सप्लेन कर सकते हो, सिंपल से पॉइंट्स है। यमा में कैसे कैसे चीजें होती है, किस तरीके से वर्क करते हैं, किस चीजों पे ये फोकस करता है। तो 19 क्वेश्चन देखो, आपने योग का क्वेश्चन पढ़ा ना, ये वाला किस तरीके से वर्क करता है, पतंजलि योग का वही है। इसे एक बार आप पढ़ोगे, पीडीएफ की लिंक दी हुई है ना डिस्क्रिप्शन में, एक बार आप पढ़ के देखोगे एंड पढ़ने के बाद कोई डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपने फिजिकल, क्योंकि जो चीज आपने पढ़ रखा है उसी चीज को दोबारा पढ़ो, दोबारा एक्सप्लेनेशन वो कर सकते हैं, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है इसके अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज ज्ञान मुद्रा,
राइट टू बेनिफिट ऑफ इट। अब ज्ञान मुद्रा का मतलब ही होता है मेडिटेशन। सिंपल सी बात है, मेडिटेशन कैसे करते हैं, कौन नहीं जानता होगा इसके पूरे प्रोसेस को। मेडिटेशन मतलब होता है कि आपके ध्यान को एकाग्रित करना, इसलिए मेडिटेशन करते हैं। इसको दोबारा से मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्ञान मुद्रा क्या होती है, ठीक है। आप जानते हो मेडिटेशन में पोस्चर किस तरीके से रखा जाता है कि हाथ की उंगलियां जो होती है, थंब होता है और मिडल फिंगर होता है, उसे लगा के आप बनाते हो। देन एक बॉडी का पोस्चर लेते हो और आप बिल्कुल सीधे स्ट्रेच होके बैठ जाते हो। इसके बेनिफिट्स क्या है, इससे इंप्रूवमेंट होता है मेडिटेशन में, ज्ञान मुद्रा में आपकी एक कंसंट्रेशन पावर जो होती है वो बढ़ जाती है, मेंटल हेल्थ बढ़ जाती है, किसी भी इंस्टेंट पावर सॉल्यूशन आपके माइंड के अंदर आती है। कन्वीनियंस ऑफ स्टडी मीन्स आपके लिए स्टडी बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट वे में हो जाती है, अध्ययन की सुविधा आपको मिल जाती है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कि 21 एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटर लर्निंग, मतलब मोटर लर्निंग की अवधारणा को समझाइए। अब ये मोटर लर्निंग का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात में कही जाए तो मोटर लर्निंग का मतलब होता है व्यक्ति के शारीरिक कौशल को सिखाना। मीन्स आप किसी काम को कर रहे हो जिसमें आपके बॉडी का पोस्चर जो है यूज हो रहा है। लाइक आपने देखा है कभी किसी को मारते हुए, कुंफू खेलते हुए, तो कुंफू में क्या होता है, आप बॉडी के पोस्चर का ही तो यूज करते हो। किस टाइम पे आपका हाथ का यूज करना है, किस टाइम पे आपके पैर का यूज करना है, किस टाइम पे आप किस चीज का यूज करोगे, इंस्टेंट पावर सॉल्यूशन आती है। आप अपने बॉडी का पोस्चर जो होता है, बॉडी का जो होता है फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हो। मोटर लर्निंग में अपनी बॉडी के हर पार्ट का यूज करना आप सीख जाते हो, ताकि आप कैसे आप अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल कर सकते हो, डेवलपमेंट करते हो ह्यूमन फिजिकल मोटर स्किल को। देन सेकंड आता है मोटर लर्निंग के अंदर, अगर उसका आप यूज नहीं करते, सिंपल सी बात है कि आपने कोई चीज सीखी, अगर उसे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो भूल जाओगे, बात है ना सही। वही चीज यहाँ पे आती है कि मोटर लर्निंग की चीजें जो होती है, अगर आपने किसी चीज को यूज किया, कोई चीज आपने सीखी, देन अगर आप उसका आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप उसे भूलोगे, और स्किल को भूलोगे तो आपका जो वर्क होगा वो चीज़ नहीं आएगा। तो पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर आप इसका यूज़ करते हो। यूज़ आपका प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस बगैर प्रैक्टिस आप किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि डिस्क्राइब एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ योगा। ये चीज़ दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको कि ये फिजिकल बेनिफिट्स क्या है। बार बार रिपीट हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है योगा पे, कि योग के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, इंपॉर्टेंट है, मतलब बार बार आता है, इसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। क्या कर सकते हो योगा से आप बेनिफिट, अपने मेंटल हेल्थ को बढ़ा सकते हो, आप फिजिकल हेल्थ को बढ़ा सकते हो, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ सकता है, इंटरनल कॉन्फिडेंस आता है, विटल पावर जो होती है हमारे बॉडी की वो जनरेट होती है, जो हमें इस काम के लिए प्रेरित करती है। देन यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि हमने इसे ना बहुत बार एक्सप्लेन कर लिया, एक बार पढ़ लिया, समझ लिया, देन नेक्स्ट में आप इजीली तरीके से बना के लिख सकते हो, है ना। देन क्वेश्चन नंबर 23 आता है डिस्क्राइब एनी 4 इंपॉर्टेंस ऑफ फूड। भोजन के किन्हीं 4 महत्वों का वर्णन कीजिए। मीन्स मैंने क्या कहा, भोजन खा रहे हो, क्यों खा रहे हो, किसी चीज का अगर कोई फायदा हो, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी हो, तभी तो उसको खाओगे। तो सबसे पहली चीज होती है भोजन के अंदर भैया न्यूट्रिशन होते हैं। हमें क्या मिलता है भोजन के अंदर, मिनरल्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन हो गया, है ना, ये सभी चीज, फैट्स हो गई, ये सभी चीजें हमें मिलती है, विटामिन वगैरह, तभी हम उसको खाते हैं। अगर नहीं मिले तो हम नहीं खाए। लेकिन ऐसी भी चीजें जो हम नहीं मिलती है फिर भी हम खाते हैं, है ना। जो तेल वगैरह चीज, वो सारी हमारे लिए जो बोली जाए हमारे बॉडी के लिए अनहेल्थी होती है, लेकिन फिर भी हम दबा के खाते हैं। टेस्ट, ये जीभ जो है ना, हमसे जो करवा ले। मेटाबॉलिज्म सपोर्ट की बात आती है, ठीक है। अब यहाँ मेटाबॉलिज्म की बात आती है तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म, बोला जाता है ना कि आपकी मेटाबॉलिज्म जो है वो खराब हो गई है, मीन्स आप जो है एनर्जी को, जो है एनर्जी का यूज नहीं कर पा रहे किसी चीज को डाइजेस्ट करने में, आप शोषित करने में, ठीक है। तो भोजन का सेवन हमारे शरीर प्रक्रिया में समर्थन करता है, जैसे कि खाने से प्राप्त ऊर्जा का। तो ये सभी चीजें होनी चाहिए। अब जैसे आपने खाना खाया और खाना खाते ही पानी पी लिया, बोला जाता है कि सिंपल सी साइंटिफिक चीज है कि आपने भोजन किया तो उसके बाद 30 मिनट के बाद ही आप वाटर का जो है वो सेवन करें, पानी का सेवन करें। बट लेकिन ऐसा तो कोई नहीं है। कौन करता है, एक बार कमेंट करो, आप सब में से कितने बच्चे करते हैं कि आधे घंटे बाद पानी पीते हैं? कोई नहीं करता वो, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं, मेटाबॉलिज्म सपोर्ट भी हमें मिलता है इससे, फूड से। देन क्या आ जाता है, हमारी बॉडी जो होती है, हम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं खाने से। हेल्थ मेंटेनेंस की बात आती है, थर्ड पॉइंट की शारीरिक स्वास्थ्य का संरक्षण, हेल्थ मेंटेनेंस। अब हेल्थ को मेंटेन कैसे रखते हैं, मतलब खाना अगर किसी दिन ना खा के दो, फास्ट के दिन, तो आप क्या देखोगे कि आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा वीक हो जाती है, ताकि आपको एनर्जी नहीं मिली हुई है, कहीं से भी एनर्जी नहीं मिली, तो आपकी बॉडी वीक हो जाती है। तो इसी की वजह से क्या हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां पकड़नी शुरू हो जाती है। सबसे पहला तो इंसान कुपोषण का शिकार हो जाता है भैया, ठीक है। देन डायबिटीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें, मधुमेह का रोग, ये सभी रोग पकड़ने का रीज़न यही होता है जब आपको स्पेशल मात्रा में डाइट ना मिले, ठीक है। जो आपको डाइट आपकी बॉडी को चाहिए वो चीज़ नहीं मिल रही, तो आपकी बॉडी खराब होगी, खराब होगी तो ये सभी चीज़ें खेल होगा ही होगा।
फिर आता है इंजॉयमेंट एंड सोशल कनेक्शन, मतलब आनंद और सोशल संबंध आपको रखना जरूरी है तभी। तो यहाँ से क्या होता है, खाना खाते टाइम अगर आनंद आए, ठीक है, सोशल कनेक्शन हो जाए सभी से, तो उससे आपका क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य हो जाता है। और मानसिक जब स्वस्थ होगा तो आप बहुत स्वस्थ होगे, आप काम करोगे, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, रिलैक्स फील करोगे, सब कुछ आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, खेल के चोटों का उपचार की प्रक्रिया बताइए। ये मैं बता चुका हूँ पहले भी, रेस्ट करो, आइस का यूज़ करो, कंप्रेशन लो, एलिवेशन लो। इससे पहले हमने फर्स्ट एड बॉक्स का भी यूज़ किया था, तो ये पॉइंट हमने यूज़ कर लिए। पॉइंट क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो बहुत इजीएस्ट वे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एलिब्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्री प्राणायाम प्रैक्टिस इन 4 पॉइंट, मतलब 4 बिंदुओं में पूर्व प्राणायाम प्रक्रिया की अवधारणा को विस्तृत कीजिए। अब देखो, आपके लिए मैं स्पेशली बताऊं ना, तो योगा के ऊपर आपके पास क्वेश्चन आएगा ही आएगा। योगा के टाइप्स जो होते हैं ना, कि कौन कौन सा, जैसे आपने पश्चिम उत्तानासन लगाया, तो पश्चिम उत्तानासन का जो प्रोसेस होता है कि किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए फायदेमंद है, तो आत्मा और शांति के लिए हमारे लिए मेडिटेशन सबसे जरूरी है। ठीक है, क्या आता है, कपाल भाती। यहाँ कपाल भाती में यहाँ प्रोसेस बताया हुआ कि सबसे पहले कपाल भाती यूज करो, फिर अनुलोम और विलोम करोगे। ठीक है, ये प्रोसेस बताया हुआ कि अनुलोम विलोम कैसे करोगे। देन इसके बाद क्या करना है आपको, अनुलोम भ्रमरी, एंड देन उसके बाद आप, ठीक है, उदिता परिणाम। तो ये 4 पॉइंट आप यूज करो। अब देखो, ये 4 पॉइंट मैंने बता दिए। अब हो जाने का डाउट ये होगा कि ये 4 पॉइंट क्या है, क्या कौन सा प्राणायाम है। तो प्राणायाम तो यार सिंपल सी, जब जानते हो प्रोसेस कौन सा आपका योग होता है, योग के अंदर ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग मेडिटेशन ही तो है, सिंपल सा ही है। अब मेडिटेशन क्या है, अनुलोम विलोम कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप जो है श्वास को अंदर ले रहे हो, बाहर कर रहे हो, मतलब एक ऐसा कोऑर्डिनेशन आप बना रहे हो, संतुलित कर रहे हो, ताकि एयर इनहेल करो बाहर करो, इनहेल करो बाहर करो। तो ये पूरा प्रोसेस आप कर सकते हो उसके अंदर, ये पूरा प्रोसेस इसके अंदर आता है। तो क्वेश्चन इजीएस्ट है, बता तो रहा हूँ मैं। योगा वाले क्वेश्चंस को आप एक बार कर लो, क्योंकि जितने भी योग वाले जो क्वेश्चन आएंगे ना, उनके प्रोसेस आपको पढ़ने हैं, प्रोसेस को याद करने जरूरी है, नीडेड है, एग्जाम के अंदर आते ही हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 आता है। 26 के अंदर है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मीन्स आपका आध्यात्मिकता की अवधारणा को वर्णन कीजिए। अब ये आध्यात्मिकता की अवधारणा क्या होती है, मतलब आप भगवान में बिल्कुल लीन हो गए। आपने अपने धर्म की जो ग्रंथ है उसको आपने पढ़ा होगा। ऐसे जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए बेस्ट है, जिन्होंने नहीं पढ़ा एक बार जरूर देखना, उससे आपको इतनी बेस्ट नॉलेजेस मिलेगी ना आपको, उससे आपको पीस एंड हैप्पीनेस भी फील होगी, मतलब शांति और सुख भी आएगा। आप किसी चीज को कोऑर्डिनेट करना आप बहुत अच्छे तरीके से, मतलब ऐसा बन जाओगे ना, इस तरीके से कम्युनिकेट करोगे ना। और कुछ होते हैं ना जो बोलने से पहले ही भैया बोल दे तो लगता है ओले गिर रहे, है ना, खड़ूस बोली। और कुछ होते हैं ऐसे। तो ये सभी चीज़ें हमें स्पिरिचुअलिटी से मिलता है। आपको जो बेस्ट लगता है वो करोगे, वर्चुअल डेवलपमेंट करोगे, इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ लाइफ के ऊपर काम करोगे, जीवन का आर्थिक मान, ये सभी पॉइंट्स आप इजीली एक्सप्लेन कर पाओगे आप जब एक बार देखोगे। तो आपने मैंने जो बताया वो सभी चीज़। अब ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से 6 पॉइंट्स लिखे। आप इनमें कोई पॉइंट्स ऐड करना चाहते हो ना, तो अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। जरूरी नहीं है यही 6 पॉइंट आपको लिखने होते। आपको लग रहा हो कि मेरे आध्यात्मिकता में लीन होकर मैं इस चीज़ को और अच्छे तरीके से करूँगा, तो आप उस पॉइंट को ऐड करना। अदरवाइज आपके पास ये 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट लिख दो, बात खत्म। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इजीएस्ट तरीके से। क्वेश्चन नंबर 27 है, और ये क्या है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ओलंपिक वैल्यूज। अरे भैया, ओलंपिक को तो अभी हम पढ़ के आए। ओलंपिक का काम क्या होता है, ओलंपिक का काम होता है छोटा सा जगह, उसमें पूरे देश आके पार्टिसिपेट करे। लाइक मैंने माना आपके बुक फेयर लगता है या कोई भी लगता है, तो आपने देखा होगा ना, अलग अलग स्टेट के लोग वहाँ पे आके वहाँ की कल्चर को, वहाँ की चीज़ों को करते हैं। वैसी चीज़ है ओलंपिक, जो प्लेयर्स है वो योगदान करे और अपना बेस्ट दे, और अपना बेस्ट दे के एथलीट्स जो है उनको एनकरेज करने के लिए मेडल्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 28, एक्सप्लेन एनी 3 एकेडमिक सब्जेक्ट ऑफ ओलंपिक्स, मीन्स किन्हीं 3 ओलंपिज्म के शैक्षणिक विषयों की व्याख्या कीजिए। लाइक 3 विषय कौन कौन से हमें पढ़ाए जाएंगे ओलंपिक्स में जाने से पहले। सबसे पहले खेल का इतिहास बताया जाएगा, मैं हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पोर्ट, ये स्पोर्ट्स की क्या हिस्ट्री है, इसमें किस किस तरीके से गेम खेली गई है, कौन कौन इसके बारे में कितने अच्छे तरीके से रूल एंड रेगुलेशन है, किसने इसमें अपना बेस्ट दिया, ये सभी चीज़ें हिस्ट्री आपको पहले बताई जाएगी उस खेल की। देन आपने हिस्ट्री जान ली, तो उसके अंदर साइंस बताया जाएगा कि यहाँ चोट लग सकती है, यहाँ ये चीज़ें हैं, आपको ये पोषण खाना है, ये नहीं खाना है गेम से पहले। क्यों? क्योंकि ये खाओगे तो इसमें ये प्रॉब्लम आएगी, पोषक तत्व, न्यूट्रिशन, इन सभी चीज़ों के बारे में भी इसमें बताया जाता है खेल विज्ञान के अंदर। तो स्पोर्ट्स साइंस के अंदर आपको ये सभी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग जो है, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स जो होते हैं उनको बताया जाता है, न्यूट्रिशन वगैरह को।
फिर आता है समाजशास्त्रीय पहलू, मतलब सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट में। अब ये समाजशास्त्र मतलब अब समाज से अपने आप को किस तरीके से सोशल स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्ट्स की बात की जाती है, ठीक है। तो इस विषय के अंदर सामाजिक प्रभाव, रुझानों और सामाजिक संरचना की व्याख्या करता है, ठीक है। ये आपके जो रुझान हो गए, ये सभी चीजें उनकी व्याख्या करवाता है, मतलब वो जो डेटा है उस डेटा को आप इसके अंदर बता सकते हो। तो 3 पॉइंट्स आपसे पूछे गए थे, 3 पॉइंट्स आप ये, और कोई पॉइंट आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड ऑन कर सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा 29th क्वेश्चन है और वो है हमारा राइट ब्रीफली महामुद्रा। अभी हमने मुद्रा पढ़ा था, अब महामुद्रा आ गया। संक्षेप में महामुद्रा के विषय में लिखे, इसे करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताए, कैसे आप किस करते हो इसको, इसके बारे में बताए। तो महामुद्रा ये योगा का ही पोस्चर होता है, सेम मेडिटेशन ही है, जो अभी बताया था हमने, प्रैक्टिस करते हैं, आप कंट्रोल करते हो मेडिटेशन के अंदर, कंट्रोल आपके आसन किया जाता है, एंड देन अपने बॉडी के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, मेंटली हेल्थ, सभी कुछ, फिजिकली हेल्थ, सब कुछ आप कर सकते हो। सबसे पहले सिलेक्शन करोगे आसन का, हैंड पोजीशन को करोगे, पोजीशन ऑफ विजन करोगे, कंट्रोल ब्रीथिंग करोगे, कंट्रोल ऑफ पोस्चर करोगे, देन उसके बाद आप मेडिटेशन करोगे। ये पूरा प्रोसेस आपको बताया गया है कि किस तरीके से आप पूरा इस महामुद्रा का यूज करोगे, महामुद्रा कैसे कर सकते, ठीक है, हो गया। देन इसके बाद 30th क्वेश्चन, आपने महामुद्रा देखा ना। अब देखो मेडिटेशन आपने पहले भी कर लिया, अब वही मेडिटेशन का प्रोसेस पूछा हुआ है, तो आप इजीली तरीके से बता दो। आपको ये पता हो ना कि कैसे करते हैं, आप बना के लिख दो, जरूरी नहीं है ये याद भी रहे आपको, भूल गए हो अब बना के लिख दो, लेकिन हाँ लिख दो पोस्चर के अंदर, उसके अंदर अब करना है डिस्क्राइब दी आसन इन सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में आसनों का वर्णन कीजिए। सूर्य नमस्कार के कितने आसन होते हैं, किस तरीके से होता है, सूर्य नमस्कार के अंदर जो जो आसन आते हैं उन सभी को एक्सप्लेन करना है आपको। सबसे पहला प्राणायाम आया, प्रणाम करना, ठीक है, पैरों को मिलाकर स्थिति बनाई जाती है, फिर हाथों को फिर प्राण मुद्रा में रखा जाता है। सेकंड आपका हस्तोत्तासन आ गया, फिर आपका पदहस्तासन आ गया। ऐसे ही आप लिख सकते हो बहुत सारे आसन, जो भी आसन लिखे पड़े हैं, भुजंग आसन, पर्वतासन, ये सारे के सारे सूर्य नमस्कार के ही अंदर आते हैं। मैंने यहाँ पे जितने भी हो सकते थे सारे आपके मेंशन कर दिए। 30th क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देन आपके बहुत सारे क्वेश्चन अब जो आएंगे ना वो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मैं आपको जो क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो करवा देता हूँ, एंड देन पीडीएफ आपको दे दूंगा रिपीटेड वाला, आप उसके अंदर से पढ़ सकते हो। फिर भी कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप बता सकते हो। डिस्क्राइब द प्राइस प्रोटोकॉल, क्वेश्चन ने कह दिया आप प्राइस प्रोटोकॉल को वर्णन कीजिए। हमने पहले भी किया है। प्राइस प्रोटोकॉल में हमने क्या किया था, हमने देखा था कि जब किसी चीज को, किसी जने को चोट लग जाती है तो हम क्या करते हैं, किसी को इंजर्ड हो जाता है तो हम उसको सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट एड देते हैं। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन हो गया, वही चीज है प्रोटेक्शन, पी से, आर से रेस्ट, आई से आइस, सी से आप क्या करोगे उसके अंदर कंप्रेशन दोगे, एंड यहाँ पे ई मतलब एलिवेशन, मतलब ऊंचाई से बचाओगे। तो ये पांचों पॉइंट पहले से एक्सप्लेन है, बट मैंने ये 5 पॉइंट बताने के लिए कि प्राइस प्रोटोकॉल क्या होता है, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में दिखा दिया है 36 क्वेश्चन में। रेस्ट आइस स्वेलिंग से बचाता है ना, कंप्रेशन हो गया, कंप्रेस करके बैंडेज वगैरह का यूज करते हैं, एलिवेशन आप इंजरी में आप क्या कर सकते हो, ऊंचाई से बच सकते हो। देन 37 क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, लगा लो इस पे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, लिख लेना। क्या है कि डिफरेंस बिटवीन द इंट्राम्यूरल और एक एक्स्ट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल में क्या काम होता है कि इंट्रा मतलब अंदर, इंटर मतलब क्या होता है अंदर ही, घर के अंदर का काम, और एक्स्ट्रा मतलब बाहरी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा हुआ है। तो इंट्रा मतलब ये आप समझ गए अंदर की बात होगी, एक्स्ट्रा मतलब आप समझ गए बाहर की बात होगी। तो इंटर में क्या होता है, जितने भी अपने स्कूल के बच्चे होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं उस कॉम्पिटिशन के अंदर, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट विद इन जो भी हो कैंपस वो करेंगे। लेकिन एक्स्ट्रा में अगर पहुंच जाते हो तो उसके अंदर सभी कॉलेज को मिक्स कर दिया जाता है और सभी कॉलेज के बच्चे आके पार्टिसिपेट करेंगे उसके अंदर और अपना प्रदर्शन करेंगे एक्स्ट्रा म्यूलर में, ठीक है। देन इसमें क्या होता है, इंट्रा में कंपटीशन बहुत इजी होता है और बाहर से कोई बंदे आ रहे तो इजी तो बनाएंगे नहीं, हार्ड ही बनाएंगे। तो एज कम्पेयर टू इंट्रा ये क्या होता है आपका हार्ड होता है, टफ होता है। देन इसमें कंपटीशन स्कूल लेवल पे होता है, पार्टिसिपेट ओनली स्कूल के बच्चे करते हैं या कॉलेज के जो भी अपने कैंपस वही करेंगे। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, सभी कॉलेज सभी स्कूल सभी बच्चे जो है इसके अंदर करते हैं। इंट्रा को ऑर्गेनाइज करवाना इजी होता है बट एक्स्ट्रा को ऑर्गेनाइज करवाना इजी नहीं होता, थोड़े ज्यादा चैलेंजेस होते हैं हमारे सामने, उन चैलेंजेस को हमें फेस करना पड़ता है इसके अंदर एक्स्ट्रा के अंदर, ठीक है। तो ये सारे कंपटीशन आपके अंदर आ जाते हैं। तो इनके बीच में ये सिंपल सी डिफरेंसेस होती है, जो डिफरेंसेस आप देख सकते हैं। ये डिफरेंसेस थे इंट्रा और एक्स्ट्रा म्यूलर के एक्टिविटी के अंदर, या फिर कह सकते हो आप इनके गेम्स के बीच में। देन आते हैं हम इसके बाद, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने ये भी पढ़ा था टेस्ट एंड मेजरमेंट के बीच में पढ़ा था ना, वो आ गया कि टेस्ट एंड मेजरमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। देन आ गया आपका एक्सप्लेन द लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ अ रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर अगर एक्सरसाइज करते हो तो उसकी क्या बेनिफिट्स है, अभी बेनिफिट्स हम देख चुके हैं, ठीक है। फिजिकल हेल्थ हो गया, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल
स्ट्रेंथ हो गया, आपका मेंटल स्ट्रेंथ हो गया। तो ये सभी चीजें पॉइंट आप पढ़ चुके हो, एक बार पढ़ोगे तो कर सकते हो। क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में हम बोला है, देखो एरोबिक एनारोबिक व्यायाम एक्सरसाइज के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी हमने पढ़ लिया था। तो ये पॉइंट्स हमने पढ़ रखे, इसलिए मैं इन क्वेश्चनों को छोड़ रहा हूँ ताकि आप इजीली तरीके से कर पाओ, क्योंकि आपने पढ़ लिया है तो कर लोगे। देन एक क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पे, जो क्वेश्चन है आपका 42, क्वेश्चन नंबर है 42। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट, संतुलित आहार की अवधारणा का वर्णन कीजिए। संतुलित आहार बैलेंस डाइट कब कहोगे? कोई डाइट बैलेंस और कोई डाइट अनबैलेंस्ड कब होती है? बैलेंस का मतलब है कि जितनी आपको मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है ना, फैट वगैरह चाहिए, वो सभी चीज अगर मिल जाए तो बैलेंस। अगर किसी चीज में कमी हो रही है या कोई चीज ज्यादा मिल रही है तो वो अनबैलेंस्ड कहलाएगी। तो बैलेंस डाइट का मतलब होता है जो आपकी बॉडी की जो नीड्स है, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, अगर वो प्रॉपर क्वांटिटी में मिल रही है तो वो कहलाती है बैलेंस डाइट, अदरवाइज वो अनबैलेंस्ड डाइट कहलाती है। ठीक है, और इसमें बैलेंस डाइट करने के लिए हमारे अंदर क्या क्या इंक्लूड होती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, फाइबर एंड विटामिन एंड मिनरल्स की बात। ठीक है, तो ये 5-6 पॉइंट्स है और इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। क्या होती है? प्रोटीन जानते ही हो, कार्बोहाइड्रेट जानते ही हो, कार्बोहाइड्रेट आपकी जो इनिशियल एनर्जी का काम करता है। फैट जानते ही हो भैया, मोटापा, ओ भैया ये तो सबसे बड़ी चीज है। फाइबर हो गया, विटामिन हो गया, ये चीज है। एंड देन इसके बाद आते हैं हम अपने सबसे लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन आता है आपका 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है देखते हैं। इसने बोला स्वस्थ रहने के लिए रोकथाम के उपयोग बताइए, मतलब हेल्थ कैसे आप अपनी अच्छी रख सकते। पढ़ चुके हो ये। खाना अच्छा खाओगे, एक्सरसाइज करोगे, अच्छी नींद लोगे, आप स्ट्रेस से कम रहोगे, है ना, स्ट्रेस नहीं होगा। यही चीज तो है कि डाइट अच्छा लो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, रेगुलर स्लीप लो, टाइम जो दिया गया है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करो, रेगुलर चेकअप करवाओ। लिखा होता है कि तंबाकू जानलेवा है तो उस जानलेवा से बचो, हाइजीन रहो, गंदगी ना फैलाओ। करेक्ट एडल्ट वैक्सीनेशन की बात आती है, मतलब जो आप जिस टाइम पे आप टीकाकरण की बात आए वैसे उस टाइम पे आप टीकाकरण करवाए। टीका कभी ज्यादा भी ना लगवाए और कम भी ना लगवाए। ठीक है, देन इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन, ये तो आपका ओनली इंट्रोडक्शन पोर्शन था। लास्ट क्वेश्चन आपका ये आता है एडोलसेंस वाला। क्या कि एक किशोर की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। मींस आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, फिजिकल के बच्चों के लिए। साइंस है, मींस एडोलसेंस के एज आप जानते हो कि 13 से 19 के बीच आपकी बॉडी के अंदर वो चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं जिससे आपके अंदर अट्रैक्शन हो गया, प्यार मोहब्बत की बातें हो गई, है ना, ये सभी चीजें आपके अंदर अपने आप से आने लग जाते हैं। तो एडोलसेंस एज 13 to 19 ईयर के लिए होता है। ठीक है, और यही चीज आपके लिए फिजिकल चेंज लाता है, बॉडी में चेंजेस लाता है। दाढ़ी बाल आ जाती है, लड़कियों में कही जाए तो उनकी आवाज जो होती है बहुत ज्यादा पतली हो जाती है, लड़कों में देखा जाए तो उनके चेहरे पे बाल आ जाती है ना, ये सभी चीजें चेंजेस आ जाती है फिजिकल चेंज में। अब वो कहा जाए तो उनकी आवाज जो होती है वो भारी हो जाती है, लड़कियों में कहा जाए तो उनकी पिच जो होती है बहुत ज्यादा पतली हो जाती है। तो चेंजेस आपको दिखते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं, हार्मोन्स हो जाते हैं। ये सभी चीजें आप देख पाओगे उसके अंदर की पहचान की आप किशोरावस्था में क्या कि हार्मोन्स में परिवर्तन होते हैं, आत्म पहचान की खोज हो जाती है। इसमें आप अपने आप को जो होते हैं इजीली तरीके से अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस कर पाते हो। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ एजुकेशन एंड करियर, मतलब इस टाइम पे आप अपने एजुकेशन करियर का सिलेक्शन करते हो, इसी टाइम पे करते हो किशोरी में। उससे पहले किसी को नहीं पता होता क्या करना है क्या नहीं पता, कर रहे हैं भैया, कर रहे हैं बस। हेल्थ एंड इससे लाइफ स्टाइल के बारे में भी इस टाइम पे ही जानते हो, इसी टाइम पे अपनी बारे में। बट हाँ, चलता तो सब कुछ है, सब कुछ बेस्ट होता है, लेकिन एक चीज बेस्ट रहता है कि इस टाइम पे जो सुधर गया, जो बेस्ट रह गया, जो इस टाइम पे मेहनत कर लेता है वो 40 साल बैठ के खाता है, जो इस टाइम पे मेहनत नहीं करता वो उस टाइम पे मेहनत करना पड़ता है उसे, और वो ही मेहनत उनके लिए बहुत ज्यादा बोला जाए तो बेनिफिशियल नहीं हो। वो एक भेड़ चाल की भीड़ में चले जाते हैं, उस भीड़ के अंदर जाके फंस जाते हैं। आप किस के अंदर रहना चाहते हो, भेड़ चाल के अंदर रहना चाहते हो या फिर आप अपना एक सबसे ब्राइट फ्यूचर बनाना चाहते हो, या आपके हाथों में होती है। एडोलसेंस का एज सबसे खतरनाक एज होता है अगर बच्चे हो आप तो उनके लिए। क्यों? क्योंकि एडोलसेंस का एज ही होता है जो हमें गलत संगति और सही संगति की ओर भी लेके जाता है। तो यहीं पे हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं खत्म, और जो भी बच्चे अभी तक क्लास में बने रहे हैं उनको तहे दिल से थैंक्स कहूंगा मैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ये वीडियो कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। ये पीडीएफ की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी हुई है, वो भी बताना। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया आप तो ऐसी वीडियो इसी चैनल पे आपको मिलते रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे धमाकेदार और मजेदार टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बने रहे बिक्की वर्मा के साथ। जय हिंद एंड जय भारत।